हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में आने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सीरीज के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज इसका 3rd पार्ट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए दोस्तों हमें हताश होकर बिखरना नहीं बल्कि संघर्ष करके निखरना है। इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। मिश्रित कृषि मिक्स्ड क्रॉपिंग का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं ए फसलोत्पादन व पशुपालन साथ साथ करना, बी 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना, सी एक ऋतु की 2 या 3 फसलें साथ उगाना, डी विभिन्न ऋतुओं की 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक ऋतु की 2 या 2 से 3 फसलें साथ उगाना। ठीक है, आइए यहाँ पे बारी बारी से इसके अन्य ऑप्शंस भी देखते हैं। ए नंबर पर है फसलों उत्पादन व पशुपालन साथ साथ करना। इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। सेकेंड नंबर पे दिया गया है 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना। इसे इंटरक्रॉपिंग हिंदी में अंतरासस्यन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जब मिश्रित कृषि की बात की जाएगी तो वहाँ पे एक ही ऋतु की 2 या 3 फसलें एक साथ साथ उगाना, और जब मिश्रित खेती की बात की जाएगी वहाँ पे फसल उत्पादन व पशुपालन साथ साथ किया जाता है, और 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना इंटरक्रॉपिंग या अंतरासस्यन कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ले फार्मिंग क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए फसलों के साथ घासों की खेती करना, बी मृदा की सतह से ढकने वाली फसलें, सी फसलों के साथ पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को उगाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा फसलों के साथ घासों की खेती। इसे ले फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी फसलें जो वार्षिक जुताई चाहती हैं के फसल चक्र में जब 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए चारागाह छोड़ दिया जाता है तो इसे ले फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर ले फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर फसलों उत्पादन किया जाता है और उसके बाद 2 या 3 वर्ष के लिए उस खेत को चारागाह के रूप में छोड़ दिया जाता है। ऐसी खेती ले फार्मिंग कहलाती है। सेकेंड नंबर पे दिया गया है मृदा की सतह को ढकने वाली फसलें। मृदा की सतह को ढकने वाली फसलें, इन्हें कवर क्रॉप कहा जाता है। कवर क्रॉप के अंतर्गत मूंगफली, मूंग, उड़द,
इत्यादि की खेती की जाती है। इन फसलों के द्वारा मृदा का संरक्षण होता है और साथ साथ मृदा में नमी भी बनी रहती है। सी नंबर पे है, फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को उगाना, इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसे वानिकी के नाम से भी जाना जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को भी उगाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूरजमुखी, बी सोयाबीन, सी गेहूं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूरजमुखी और सोयाबीन ये डे न्यूट्रल प्लांट हैं। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पुष्पन क्रिया के लिए प्रकाश का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गेहूं जो है यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, जबकि पूछा गया है शॉर्ट डे प्लांट, इसलिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। सेकेंड, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। थर्ड, इंटर डे प्लांट या इंटरमीडिएट प्लांट, इंटर डे या इंटरमीडिएट प्लांट। फोर्थ नंबर पे है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट। आइए बारी बारी से इनकी हिंदी भी जानते हैं। लॉन्ग डे प्लांट को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे भी कहा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट को अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, और इसे इंटरमीडिएट प्लांट। और फोर्थ नंबर पे है डे न्यूट्रल प्लांट, जिन पे प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्पन क्रिया के लिए प्रकाश की अवधि जो होती है वो 12 घंटे से 12 घंटे, प्रकाश की अवधि 12 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है, अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे फसलें, रबी की फसलें जो होती हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, इत्यादि को शामिल किया जाता है। और इसी के अंतर्गत प्याज लॉन्ग डे प्लांट में आएगा। ये चीज़ आप लोग नोट करते रहेंगे। लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक भी कहा जाता है, ठीक है। फूल गोभी और पात गोभी, जिन्हें कोल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। कोल क्रॉप, फूल गोभी और पात गोभी। गाजर, पालक, चुकंदर इत्यादि फसलों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। इसके अलावा केला और सेब भी लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, जिनकी पुष्पन क्रिया के लिए प्रकाश की अवधि 12 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट
डे अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनकी पुष्पन क्रिया हेतु प्रकाश की अवधि जो होती है 12 घंटे से कम, 12 घंटे से कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें जैसे धान, बाजरा, ज्वार, शकरकंद, बीन और नोट कर लेंगे स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर पे देखते हैं इंटरडे प्लांट। इंटर डे प्लांट या इंटरमीडिएट प्लांट, जिनके पुष्पन क्रिया के लिए 13 घंटे लगभग, पुष्पन क्रिया के लिए लगभग 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है गन्ना, गन्ने को पुष्पन क्रिया के लिए 12 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोर्थ नंबर पे है डे न्यूट्रल प्लांट। फोर्थ नंबर है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। इन्हें, ये ऐसे पौधे होते हैं जिन पे प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अंतर्गत कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, कुकुरबिट्स कुल के जितने पौधे होते हैं, राजमा, पपीता, अमरूद इत्यादि को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी दलहनी फसल है जिसमें 40% प्रोटीन व 20% तेल पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूरजमुखी, बी सोयाबीन, सी मूंगफली, डी चना। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोयाबीन। आइए सोयाबीन के बारे में चर्चा करते हैं। इसे इंग्लिश में ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है। एक अभी हाल ही में 1407 मैक्स MACS मैक्स 1407 एक नई वैरायटी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निकाली गई है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निकाली गई है। ये सोयाबीन की एक नई वैरायटी है जिसमें प्रोटीन लगभग में 41% और तेल 20% पाया जाता है। ये एक ऐसी वैरायटी है जो पूर्वोत्तर भारत के लिए सबसे उपयुक्त है और साथ ही साथ ये विभिन्न कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, जैसे पाड बोरर, ठीक है, लीफ हॉपर इत्यादि, लीफ रोलर, ठीक है, इत्यादि कीटों के प्रति ये प्रतिरोधी वैरायटी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आने की अति संभावना है इसकी। इसका नाम मैक्स
1407 है, जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निकाली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की फसल में मंडूसी गेहूंसा, जिसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2,4-D, बी आइसोप्रोट्यूरान, सी ब्यूटाक्लोर, डी एट्राजिन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोप्रोट्यूरान, जिसका प्रयोग गेहूं की फसल में गेहूं के मामा या मंडूसी या गेहूंसा के लिए किया जाता है। इसे इंग्लिश में फाइलेरिस माइनर भी कहा जाता है। आइए यहाँ पे और इसके विकल्प के बारे में जानते हैं। 2,4-D, ये गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी है। ठीक है, गेहूं की फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनके लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाक्लोर का प्रयोग सी नंबर पे जो दिया गया है, ब्यूटाक्लोर, इसका प्रयोग धान में रोपाई के बाद 0 से 5 दिन के अंदर खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। डी नंबर पे है एट्राजिन। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। एट्राजिन का प्रयोग मक्का की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 2,4-D का प्रयोग गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग मंडूसी गेहूंसा गेहूं के मामा के लिए, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग धान की फसल में रोपाई के 0 से 5 दिन तक इसका प्रयोग खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। डी है एट्राजिन, जिसका प्रयोग मक्के की फसल में खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा खरपतवार अर्ध जड़ परजीवी है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा स्ट्राइगा। इसे विच वीड के नाम से भी जाना जाता है। विच वीड, ये अर्ध जड़ परजीवी है। ठीक है, अर्ध जड़ परजीवी है स्ट्राइगा, जिसे विच वीड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दिया गया है अमरबेल कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसे पूर्ण तना परजीवी के रूप में जाना जाता है। लोरेंथस इसे अर्ध तना परजीवी के रूप में जाना जाता है। ये आम और अमरूद में बहुतायत में पाया जाता है। भुईफोड़ ओरोबैंकी, ये जो है ओरोबैंकी जो है ये सरसों ज्वार इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, और स्ट्राइगा जो है ये एक अर्ध जड़ परजीवी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसीम है एक, इसके ऑप्शंस हैं ए चारे वाली फसल, बी दलहनी फसल, सी शिकारी फसल, डी उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बरसीम एक चारे वाली भी फसल है, दलहनी फसल भी है और शिकारी फसल भी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, दलहन के रूप में भी। और दलहनी फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिग्यूमिनेसी कुल की एक फसल है। इसकी जड़ में लेग्यूम पाए जाते हैं। लेग्यूम का मतलब होता है जड़ में एक राइजोबियम की गांठ पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी नंबर पे दिया गया है शिकारी फसल। शिकारी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो मुख्य फसल को, जो मुख्य फसल के मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे मुख्य फसल को कीटों से हानि बहुत कम होती है। जैसे टमाटर के खेत के बाहर गेंदा की फसल लगाने से टमाटर पर फली भेदक इत्यादि कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि इसके जो प्रौढ़ कीट जो होते हैं इसके, वो अंडे गेंदा की फसल पर अधिक देना पसंद करते हैं। ठीक है, जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में 1 जुलाई को भारत सरकार की किस महत्वपूर्ण योजना के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ होती है। 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरुआत होती है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत, इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को होती है। ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होती है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होती है। एक बार और देखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को होती है। इसका ध्येय वाक्य भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हर खेत को पानी मोर क्रॉप पर ड्रॉप है। ये चीज़ भी पेपर में पूछी गई है। इसका ध्येय वाक्य है हर खेत को पानी मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान से 19 फरवरी 2015 को होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होती है। ये सभी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी पेपर में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग ये चीज़ कहीं पे नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए मकड़ी, बी बिच्छू, सी किलनी, डी इनमें से सभी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मकड़ी में भी 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, बिच्छू में भी 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और किलनी में भी 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। मकड़ी को मारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे एक्रीसाइड कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, एक्रीसाइड। ठीक है, एक्रीसाइड के रूप में जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों में पराग थैली कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं ए अगले पैरों में, बी पिछले पैरों में, सी मुख में, डी उदर भाग में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी पिछले पैरों में। जो मधुमक्खियों में पराग थैली पाई जाती है, जिसमें परागकण वो इकट्ठा करती हैं, वो मधुमक्खी के पिछले पैरों में पाई जाती है, जिसे पराग टोकरी के नाम से भी पराग टोकरी के नाम से जाना जाता है। टोकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी में मधुमक्खियां परागकण को एकत्रित करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट एवं जीवाणु अधिनियम डीपा कब आया? आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ए 1914, बी 1968, सी 1971, डी 1966 और 1969। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 1914। ये फरवरी 1914 में आता है। डीपा का पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिए, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, आई फॉर इंसेक्ट, पी फॉर पेस्ट और ए फॉर एक्ट। इसका पूरा नाम डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है, जो कि फरवरी 1914 में आया था। यहाँ पे बात करते हैं 1968 की। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आता है।
इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आता है, जो कि 1971 में लागू होता है, लागू 1971। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। और देखते हैं इसके अन्य ऑप्शन। 1971 में क्या आता है, इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1968 में आता है और 1971 में ये लागू होता है। डी नंबर पे 1966 और 1969। 1966 में सीड एक्ट आता है, सीड एक्ट जो आता है वो 1966 में आता है और ये लागू जो होता है 1969 में होता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट जो आता है वो 1968 में आता है और लागू 1971 में होता है, और सीड एक्ट जो आता है 1966 में आता है और 1969 में लागू होता है। यहाँ पे एक सीड पॉलिसी भी होती है, सीड पॉलिसी, जो कि जिसे हिंदी में बीज नीति भी कहा जाता है, ये 2002 में आती है। और एक सीड कंट्रोल ऑर्डर भी आया था, जिसे हिंदी में बीज नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश जो था ये 1983 में आया था। ये चीज़ आप लोग कहीं पे लिख कर रख लेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पे अगर बात की जाएगी डीपा की, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कहा जाता है, जो कि फरवरी 1914 में आया था। और सेकंड नंबर पे दिया गया था 1968। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आता है, जो कि लागू 1971 में होता है। और डी नंबर पे दिया गया था 1966। 1966 में सीड एक्ट आता है और लागू 1969 में 1969 में होता है। मैंने यहाँ पे सीड पॉलिसी यानी कि बीज नीति की बात की थी, जो कि 2002 में आती है, और सीड कंट्रोल ऑर्डर बीज नियंत्रण आदेश 1983 में आता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का उकठा रोग, जिसे इंग्लिश में विल्ट डिजीज भी कहा जाता है, होता है विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, डी सभी द्वारा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कवक द्वारा। अरहर में जो उकठा रोग लगता है ये कवक के द्वारा होता है। जिस खेत में उकठा रोग लग जाता है उस खेत में अरहर की फसल 2 या 3 साल के लिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खेत में फसल कटने के बाद भी इसका प्रकोप बना रहता है। इसमें होता क्या है, कुछ लक्षण दिखते हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं वो सूख जाती हैं और ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अरहर का एक बहुत ही भयानक रोग है, जिसे विल्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसका प्रकोप चना की भी फसल में होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके ऑप्शन हैं ए गन्ना, बी धान, सी आलू, डी ए और सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ए और सी दोनों। क्योंकि गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। यहाँ पे धान की बात करते हैं। धान उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। जबकि धान की उत्पादकता में प्रथम स्थान पंजाब का है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर धान उत्पादन की बात की जा रही है तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का होगा, और उत्पादकता की बात की जा रही है जो कि प्रति हेक्टेयर होती है तो उसमें प्रथम स्थान पंजाब का है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पे धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यही क्वेश्चन अभी मैंने देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन में, बी फिलीपींस में, सी जापान में, डी भारत में। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी फिलीपींस। विश्व का धान जीन बैंक जो है फिलीपींस में स्थित है। इसी को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए, इंडियन राइस या सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही तो फिलीपींस में है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित रसायन हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए डीडीटी, बी एस गैमेक्सिन, बी मैलाथियान, सी एल्ड्रिन, डी उपरोक्त सभी। डीडीटी को डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथीन के नाम से जाना जाता है। बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे गैमेक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। बी है मैलाथियान, सी एल्ड्रिन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो कृषि रसायन हैं ये पूर्णतः भारत में प्रतिबंधित हैं। यहाँ पे डीडीटी भी है, बीएससी भी है, मैलाथियान भी है और एल्ड्रिन भी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैब्रिन रोग किसमें लगता है? ए मुर्गियों में, बी मधुमक्खियों में, सी सुअरों में, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी मधुमक्खियों में। फैब्रिन रोग एक मधुमक्खियों में बहुत ही भयानक रोग होता है, जिसके कारण मधुमक्खियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है और बहुत सारी मधुमक्खियां इसके द्वारा मर जाती हैं। आइए मुर्गियों की बात की जाए तो मुर्गियों के द्वारा होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है बर्ड फ्लू, और दूसरा रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में एक बार बहुत तेज़ी से फैला था। रानीखेत उत्तराखंड में पाया जाता है, उसी स्थान पर ये रानीखेत नामक बीमारी पाई गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग की समस्या होती है। बटनिंग में ये एक प्रॉब्लम होती है, फूल गोभी का जो फूल होता है वो बटन के आकार का छोटा सा रह जाता है। इसके और भी कारण हैं, जैसे लेट बुआई, नाइट्रोजन की कमी इत्यादि। ठीक है, इस समस्या से बचने के लिए हमें फूल गोभी की समय पर बुआई करनी चाहिए और नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के फली वेधक कीट के नियंत्रण के लिए किस जैविक नियंत्रक का प्रयोग किया जा रहा है? इसके आंसर हैं, ऑप्शंस हैं ए वियोचैडना बिबिल, बी न्यूक्लियर पॉलीहेडल वायरस, सी जाइगोग्रामा बाइकॉलेटा,
डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा वियोचाइडना वीविल। इसका प्रयोग चने में फली भेदक कीट के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जाइगोग्रामा बाइकॉलेटा की बात की जाए तो ये एक ऐसा कीट है जिसका प्रयोग कांग्रेस घास जिसे पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस भी कहा जाता है के नियंत्रण के लिए किया जाता है। जाइगोग्रामा बाइकॉलेटा को मैक्सिकन वीवल भी कहा जाता है या पार्थेनियम वीवल के नाम से भी जाना जाता है। जाइगोग्रामा बाइकॉलेटा का प्रयोग कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विंटर बनाना प्रजाति है। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और ये है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चंस। इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे सेशन के और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।